जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सुनामी है क्या और वो कैसे आती है, और सुनामी के लिए जो वार्निंग जारी होती है गवर्नमेंट के द्वारा वो कैसे जारी होती है। ये वीडियो कंप्लीट हो गया आपके लिए। मुझे नहीं लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा पहले सुनामी के बारे में समझ लेते हैं। आप इन इमेज में देख सकते हो एक जहाज घर के ऊपर चढ़ा है, एक जहाज रोड के किनारे खड़ा है, वो भी ऐसी जहां इंसानी आबादी के पास। ये भी एक इंसानी आबादी रही होगी कभी, पर यहाँ पे इस समय मलबा के अलावा कुछ नहीं है। और आप इस इमेज में देख सकते हो कि कैसे समुद्र का पानी शहर की ओर बढ़ गया है। अब आइए समझते हैं सुनामी है क्या और ये कैसे आती है। तो दोस्त, सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है हार्बर वेव। सुनामी तथा ज्वार से उत्पन्न लहरों को कभी कभी एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन उनका दैनिक महासागरीय ज्वार से कोई संबंध नहीं है। अधिकांश सुनामी भूकंप रिएक्टर स्केल पर 6.5 से अधिक परिमाण के कारण उत्पन्न होती हैं। तो दोस्त, जब भूकंप आता है समुद्र के नीचे, तो जो रिएक्टर स्केल से भूकंप नापा जाता है, तो जो रिएक्टर स्केल का जो लेवल हो वो 6.5 से जब ज्यादा पर स्केल का चला जाता है, तब सुनामी की लहरें उत्पन्न होती है। हालांकि सुनामी ज्वालामुखी और भूस्खलन और परमाणु विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्त, दो प्रकार की सुनामियां होती हैं, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। जो सुनामी नेचुरल क्रियाओं की मदद से उत्पन्न होगी, जैसे ज्वालामुखी ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया, पर भूस्खलन हो गया, भूकंप हो गया, तो ये सारी चीजें एक नेचुरल सुनामी के संकेत है। पर आर्टिफिशियल भी सुनामी है, और आज कई देश कैपेबल है उनको बनाने के लिए। जैसे न्यूक्लियर अगर विस्फोट किया जाए समुद्र के अंदर, तो भी वो सुनामी का कारण ले लेता है, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा वेव जनरेट होती है कि जो कि समुद्र के पानी को बाहर की ओर धकेल देती है, और यही पानी फिर आके तट से टकराता है और तट पे इसे सुनामी कहा जाता है। तीव्र भूकंप के दौरान समुद्री प्लेट कई मीटर तक खिसक जाती है, फलस्वरूप समुद्र सतह पर जबरदस्त उथल पुथल मच जाती है, और इस कारण सागर की सतह पर जल बड़ी बड़ी लहरों के रूप में उठता है। महासागरों में यह बहुत कम ऊंचाई में की होती हैं, किंतु जैसे जैसे यह किनारों की ओर बढ़ती हैं तो इसकी ऊंचाई और तीव्रता बढ़ती जाती है। यही तीव्रता और ऊंचाई लहरें धरातल पर सुनामी कहलाती है। हिंद महासागर भूगर्भिक रूप से प्लेट सीमाओं से बहुत दूर है, फिर भी यहाँ सुमात्रा और अन्य देश के नजदीक स्थित अत्यधिक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र के काफी निकट है, जो इन क्षेत्रों में उत्पन्न भूकंप से हिंद महासागर में सुनामी का खतरा उत्पन्न करते हैं। तो दोस्त, आपने सुना होगा एक रिंग ऑफ फायर एरिया है जो इंडो पैसिफिक जोन है। तो उस एरिया में ज्यादातर भूकंप आते हैं, वहां पे जापान भी स्थित है। तो आपने देखा होगा जापान में ही सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, जापान में ही सबसे ज्यादा वोल्केनो होते हैं, जापान में ही सबसे ज्यादा सुनामी आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी प्लेट है। आइए थोड़ा समझ लेते हैं। ये मान लीजिए रिंग ऑफ फायर का एरिया है, और यहाँ पे जापान। तो ये जो एरिया है, यहीं पे ज्यादातर भूकंप वगैरह और ज्वालामुखी क्रियाएं देखने को मिलती है, क्योंकि जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं, तो एक प्लेट उसके ऊपर चली जाती है और दूसरी नीचे, या दोनों एक साथ ऊपर उठने लगती हैं। तो इस वजह से ज्वालामुखी भी क्रिएट होते हैं, बड़े बड़े माउंटेन भी क्रिएट होते हैं, भूकंप भी आते हैं। और जनरली जब प्लेट एक दूसरे से टकराने लगती है, थोड़ा उनका तीव्रता बहुत कम होती है, तो वो भूकंप कहलाते हैं। और उन्हीं भूकंप से जब ये चीजें समुद्र के अंदर होती है, तो उन्हीं भूकंप से जो सुनामी बनती है। तो जापान इसी वजह से हमेशा इन सब चीजों से प्रभावित रहता है, क्योंकि वो रिंग ऑफ फायर जोन में आता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
वर्ष 2004 में उत्पन्न सुनामी से हुए नुकसान के कारण यह क्षेत्र सुनामी प्र, प्रवण क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाने लगा। यद्यपि हिंद महासागर में सुनामी का आना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि यह प्रशांत महासागर की तुलना से भूकंपीय हलचलें बहुत कम होती हैं। फिर भी इंडोनेशियाई द्वीप समूह में अवस्थित ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण भूकंप की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो दोस्त, आप इस इमेज में देख सकते हो कि जो हमारा एरिया है, क्योंकि इंडोनेशिया वगैरह इसी एरिया में आते हैं, तो यहाँ पे हमेशा ज्वालामुखी की वजह से भूकंप आने लगते हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी सुनामी जनरेट होती है। तो जो हमारा ये एरिया है, ये अक्सर प्रभावित रहता है हमारा, ये चाहे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल का कुछ भाग, ये हमेशा ही सुनामी से प्रभावित रहता है। वर्ष 2012 में अंडमान सुमात्रा क्षेत्र में आए भूकंप के कारण इस क्षेत्र में नवीन प्लेट सीमंत में विकसित होने के कारण संभावनाएं जताई जा रही। इस भूकंप के पूर्व, पश्चात और भूकंप के दौरान एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हिंद महासागर की तलहटी में एक नवीन प्लेट सीमंत प्लेट विकसित हुई है। यह भूकंप इतना तीव्र था कि इससे अंतर प्लेट भूकंप उत्पन्न हुआ और तीव्र झटके के कारण प्लेट में दरार उत्पन्न हो गई। यह नवीन प्लेट सीमंत इस क्षेत्र में भूकंपों की बारंबारता को बढ़ा सकती है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र तथा भारतीय उपमहाद्वीप द्वीप के तटीय क्षेत्र में सुनामी आने का खतरा बढ़ गया है। इससे मत्स्य पालन, तटीय परिस्थिति और पारिस्थितिक पर्यटन, तटीय अवसंरचना आदि क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। तो दोस्त, सुनामी आती है ये तो हमें पता चल गया, और कैसे आती है ये पता चल गया। अब आइए जानते हैं कि सुनामी से बचना कैसे है। तो सुनामी आने से पहले गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी करती है। अब वो एडवाइजरी जारी कैसे होती है, वो चेतावनी जारी कैसे होती, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो INCOIS की स्थापना 1999 में की गई। ये सागरीय क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं को कई प्रकार की निःशुल्क सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह संस्था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत स्वतः संगठन है। यह मछुआरों से लेकर तटीय आपातीय तेल अवशेषण उद्यान जैसे और सुनामी जैसी चीजों को बताता है कि जब सुनामी आने वाली होती तो हम इससे भांप लेते हैं। अब ये काम कैसे करता है, तो ये 3 प्रकार में काम करता है। इसके 3 पॉइंट होते हैं। पहला, जो रिकॉर्डर होता है वो समुद्र के नीचे गहराई में होता है, समुद्र की तलहटी में होता है। वो हर 15 मिनट में डेटा लेता है और हर 15 सेकंड में उसको प्रोसेस कर लेता है। उसके बाद वो केबल यानी तारों के जरिए वो डेटा सी लेवल पे यानी जो उसके ग्राउंड पे स्थित सरफेस मॉनिटर है उस पे भेजता है। वहां से ये डेटा सैटेलाइट में जाती और सैटेलाइट से ये डेटा ग्राउंड में जाता है, जो हमारा रिसीवर स्टेशन होता है। अब इन सब चीजों के निष्कर्ष की अगर बात करें तो यह कहा जाता है कि हिंद महासागर तकनीकी रूप से सुनामी प्रवण क्षेत्र नहीं है, किंतु नवीन भूगर्भिक हलचलों के कारण इस क्षेत्र में सुनामी आने का संभावना बढ़ गई है। भारतीय राष्ट्रीय सुनामी सूचना प्रणाली द्वारा विभिन्न पहलों का न केवल सुनामी के प्रबंधन का महत्व है, अपितु इन सेवाओं के माध्यम से देश के ब्लू इकोनॉमी के लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा गहन सागरीय अर्थव्यवस्था यानी डीप सी इकोनॉमी पर भारत की समझ को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो दोस्त, आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो अक्सर इन सब चीजों में पूछे जाते हैं। सुनामी क्या है, रिएक्टर स्केल क्या है, सुनामी आने के प्रमुख वजह क्या है, सुनामी का खतरा कहाँ ज्यादा रहता है। तो मैंने आपको बताया था इंडो पैसिफिक एरिया जो है, जो प्रशांत महासागर क्षेत्र है,
वहां पे रहता है, वहां पे एक रिंग ऑफ फायर है। उस एरिया में सब जो उस एरिया के आसपास के आइलैंड हैं वो इन सब चीजों से ज्यादा प्रभावित रहते हैं। भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया, और भारतीय इन INCOIS प्रणाली क्या है। तो दोस्त, इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।